आखिर क्यों ना चाहते हुए भी अमेरिका को जापान की नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराने पड़े? और आखिर अमेरिका ने एक कपड़े धोने वाले को इसके देश का सबसे बड़ा मेडल क्यों दिया? 7 दिसंबर सन 1941 ये इतिहास का एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी दिन की सुबह सुबह यूएस नेवी के ऊपर एक मौत मंडरा रही थी, जिसका कि यूएस नेवी की आर्मी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और इन्हीं में से एक बैटल शिप में मौजूद अफ्रीकन अमेरिकन एक शेफ था जो कि यहाँ के कर्नल्स को खाना पहुंचा रहा था। खाना पहुंचाने के बाद जब इसने कपड़ों को समेटना शुरू किया धोने के लिए, तब इसे एक सायरन सुनाई देता है। और इस सायरन की आवाज को आर्मी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही अपनी जिंदगी में कभी सुनना चाहेगा। सुबह के करीब 7 बजे जब ये सायरन बजता है, तब वो बाहर जाकर देखता है तो आसमान में उसे कई सारे जापानीज फाइटर प्लेन दिखाई देते हैं, जो कि बाद में एक एक कर अमेरिका की शिप के ऊपर एक एक बम गिराने लगते हैं। ये हमला जापानीज प्लेन के द्वारा अमेरिका के हर्बल यूएस प्लेन शिप के ऊपर किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जापान जैसे देश ने अमेरिका जैसे पावरफुल देश पर हमला करने की जरूरत कैसे की। तो वेल, इस कहानी की शुरुआत सन 1941 से होती है, जिसके अंदर की अमेरिका ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था चाइना को बचाने के लिए। जी हाँ, वही चाइना जिसके बारे में आज अमेरिका खुलकर बात करता है। दरअसल हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके थे, जिसमें कि एक तरफ जर्मनी और इटली थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। और इस वर्ल्ड वॉर टूर से बिल्कुल ही बाहर था अमेरिका, जिसने कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुए नुकसान की वजह से ये एशियाई देशों से अपने आप को दूर रखना चाहता था भारी नुकसान के चलते। लेकिन इसी टाइम पर एक ऐसा देश था जो कि धीरे धीरे अमेरिका को खरीदना चाहता था, और वो देश और कोई नहीं बल्कि जापान था। और इस टाइम पर जापान के पास नेचुरल रिसोर्स की काफी ज्यादा कमी थी, और ये अपनी इसी नेचुरल रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए अपने आसपास के देशों के ऊपर हमला करता और धड़ाधड़ कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता था। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े बड़े इलाकों पर जापान अपने इन रिसोर्स को पूरा करने के लिए कब्जा जमा चुका था। और इन पर कब्जा जमा लेने के बाद जापान की नजर फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर इसकी नजर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और इंडोनेशिया नीदरलैंड की प्रॉपर्टी थी, और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की प्रॉपर्टी थी। इन तीनों देशों को जापान का दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और ब्रिटेन और अमेरिका हिटलर को अपना दुश्मन मानते थे। और जापान की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने सन 1941 में जापान को अपने यहाँ से ऑयल देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और जापान का जो 80% ऑयल की सप्लाई होती थी वो सिर्फ अमेरिका से ही होती थी। और अमेरिका ने जापान में ऑयल सप्लाई को वापस चालू करने के लिए जापान के सामने एक शर्त रखी कि उसे चीन के ऊपर से अपना कब्जा हटाना होगा। ये फैसला काफी ज्यादा बड़ा था जापान के लिए, क्योंकि अगर जापान चीन के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया को ऐसा लगता कि इसके पीछे हिटलर होने के बावजूद भी इसने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। और एक बार ऑयल की सप्लाई बंद हो जाने के बाद तो वैसे ही जापान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। लेकिन जापान ने ये फैसला लिया कि वो चीन से अपनी आर्मी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि वो ऑयल की सप्लाई को पूरा करने के लिए वो इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा जमाएगा। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी है और इसके बीच में पड़ता है अमेरिका। अब जापान ये बात अच्छे से जानता था कि उसने अगर इंडोनेशिया के ऊपर हमला किया तो उसे सामना करना पड़ेगा अमेरिका की पैसिफिक ओशन में मौजूद नेवी आर्मी का। लेकिन जापान के पास काफी तेजी से ऑयल की कमी होती जा रही थी, जिस वजह से उन्हें हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जापान ने ये हमला इंडोनेशिया पर नहीं किया, बल्कि ये हमला किया अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर। जापानीज आर्मी के कर्नल ने ये डिसाइड किया कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर एक झटके से हमला करेंगे और एक ही हमले में पूरे के पूरे बेस को साफ कर देंगे। ये हमला काफी ज्यादा सीक्रेट तरीके से होने वाला था, ताकि जापान सीधा ही इंडोनेशिया पर हमला बोल सके। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोलने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके अंदर की 2 बैटल शिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 404 बॉम्ब डिस्पोजर थे। इन सभी बॉम्बर्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। और अगर अमेरिका की आर्मी का अंदाजा लगाया जाए तो 8 बैटल शिप, 59 एयरक्राफ्ट शिप और 390 एयरक्राफ्ट और 8 सबमरीन थी। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के पास इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो जापान को आसानी से हरा सकती थी। लेकिन अमेरिका की फोर्स को इसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। ये जापान ने ये हमला काफी टॉप सीक्रेट रखा था। जापान की ये फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का समंदर का रास्ता तय कर अपने एक पॉइंट पर पहुंची थी, जहां से ये पर्ल हार्बर का बेस करीब 300 किलोमीटर दूरी पर ही था। ये वही पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया हमला करने के लिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 का आज तक का सबसे बड़ा हमला
हमला होने वाला था, जिसके अंदर की अमेरिका शामिल हुआ ही नहीं था। 7 दिसंबर सन 1941 7:49 पर जापान के 350 एयरप्लेन ने 2 भागों में डिवाइड होकर अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस के ऊपर एक के बाद एक बम गिराना शुरू कर दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बेखबर थे, उनके ऊपर तो मानो एकदम से कयामत ही टूट पड़ी हो। इस जगह पर जापानीज एयरक्राफ्ट ने करीब 45 मिनट तक भारी बमबारी की, जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर बाद में 10 मिनट तक तो कोई भी हलचल नहीं हुई थी। लोगों को लगा कि हमला अब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद जापानीज एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आता है और जो बची कुछ नेवीज थी उन्हें भी उन्होंने बम से उड़ा दी। 1 घंटे 15 मिनट तक ये लड़ाई चलती रही, जिसमें कि जापान का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो चुका था। इस लड़ाई में करीब 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े ही तबाह कर दिया। जिसके बाद की जमीन पर आग और आसमान में काला धुआं चारों तरफ फैल गया, जिसमें कि एक बैटलशिप में एक डोरिस मिलर नाम का अफ्रीकन अमेरिकन एक बावर्ची भी था। और इस शख्स का जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही किया था। दरअसल ये शख्स जब अपना काम कर रहा था तब इसे एक सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद की एक टारपीडो मिसाइल सीधा ही इसकी शिप में आकर गिरती है और उस मिसाइल की वजह से इस शिप का कैप्टन और कई सारे क्रू मेंबर्स घायल हो जाते हैं, जिनको कि ये सेफली किसी जगह पर पहुंचाता है। और फिर बाद में जाकर एंटी एयरक्राफ्ट गन को लिया और उसे धड़ाधड़ चलाने लगा। उसने इस गन को बगैर किसी ट्रेनिंग के चलाने का फैसला किया, जिसके बाद की इसकी फायरिंग में करीब 6 जापानीज प्लेन को इसने क्रैश कर दिया। जबकि जापान ने इस लड़ाई में करीब अपने 30 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को खोया था। और डोरिस मिलर पहला अमेरिकन था जिसे कि नेवी क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था। ये मेडल पूरे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मेडल है। जापानीज लोगों ने ये हमला करने के बाद दोबारा अपने घर की ओर लौट गए, लेकिन उन लोगों ने ये युद्ध कर कर अमेरिका को भी इस वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया था। वही अमेरिका जो भी पर्ल हार्बर बेस के ऊपर हमला करने से पहले इस वॉर में शामिल था ही नहीं। इस हमले के दूसरे दिन ही अमेरिका ने दोबारा बदला लेने का सोच लिया था, जिसके बाद की अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला जापान को पलटवार करने के लिए वार्निंग दी। जिसके बाद 3 महीने तक अमेरिका अपने बेस को दोबारा बनाने में लग गया, जिसमें की कई सारी शिप्स तो ऐसी थी जो कि अंडर वाटर थी, जिन्हें की कम डैमेज पड़ा था, जो कि रिपेयर हो सकती थी। और 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान से बदला लेने के लिए ठीक उसी तरीके से हमला किया जिस तरीके से उन लोगों ने पर्ल हार्बर बेस के ऊपर हमला किया था। जी हाँ, अप्रैल सन 1942 में अमेरिका ने जापान के स्टेट टोक्यो के अंदर उसी तरीके से भारी बमबारी की जिस तरीके से पर्ल हार्बर बेस के ऊपर की थी। हालांकि ये इस वर्ल्ड वॉर 2 का अमेरिका का पहला हमला था, लेकिन अमेरिका इस हमले के बाद भी रुका नहीं। उसने जापान के कई सारे शहरों के अंदर भारी बमबारी की और तकरीबन 4 सालों तक जापान और अमेरिका के बीच की ये लड़ाई चलती रही, जिसके अंदर की अमेरिका का पलड़ा भारी था। लेकिन इसके बावजूद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने और जापान को उसकी औकात दिखाने के लिए अपना आखिरी ताश का इक्का फेंका। तकरीबन 6 अगस्त सन 1945 में सुबह के करीब 8 बजे जापान के हिरोशिमा के ऊपर बोइंग 29 सुपर एयरक्राफ्ट को देखा गया था। इस एयरक्राफ्ट ने करीब 4400 किलो के एक लिटिल बॉय नाम के बम को इस शहर के ऊपर गिरा डाला, जिसके बाद की जमीन पर एक जोरदार का धमाका हुआ और एक फायरबॉल जो कि जमीन से ऊपर की ओर गया, जिसने की जमीन का टेम्परेचर करीब 5000 सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट था, जिसने की पूरे के पूरे शहर को 1 सेकंड के अंदर ही मिट्टी का ढेर में बदल दिया था। और इस धमाके की वजह से जापानीज गवर्नमेंट के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो इस हमले को हैंडल कर पाते उससे पहले ही 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 को जापान के नागासाकी शहर के अंदर एक और न्यूक्लियर बम गिरा दिया और ये मार्क 3 बम था, जिसका नाम फैट मैन नाम रखा गया था। 4670 किलो का ये बम जिस जमीन को छुआ था, तब इसने वहाँ के सभी लोगों को एकदम से ही साफ कर दिया था। और ये आज तक का दूसरा और आखिरी न्यूक्लियर हमला था। और न्यूक्लियर हमलों के अंदर करीब जापान में 2,60,000 लोगों की मौत हुई थी। और इस हमले के 1 हफ्ते के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।